नमस्कार, आपका स्वागत है। साथ ही साथ मेरा भी स्वागत है। आज हम बात करेंगे बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस तरह से आई और स्वाभाविक सी सहज सी अपने सफलता प्राप्त करने की कोशिश की और अंततः आपने देखा कि उसको उतनी आसानी से सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी वे लोग कंपनी में जो भी अपना लक्ष्य लेकर आए थे, पुर्तगालियों को पराजित करने के बाद ये लोग उस काम को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर देखा जाए तो विलियम हॉकिंस अपना जो काम करना था कर लिया, लेकिन उस काम को और बेहतरीन तरीके से करने में जेम्स प्रथम का दूत बनकर के आए थे कंपनी के तरफ से और सरकार के तरफ से। ये अंतर होता है। जेम्स प्रथम का दूत बनकर टॉमस रो आए थे और टॉमस रो जब भारत आएगा तो स्वाभाविक है वो कंपनी की जो वाकई उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए बात करेगा। 1613 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर टॉमस रो, कहीं कहीं पर इसको थॉमस रो भी लिखा हुआ रहेगा, आपको भ्रमित नहीं होना है, भारत आया। इसके भारत आने का उद्देश्य मुगल शासक जहांगीर से एक व्यापारिक संधि करना था। ठीक, अब जब ये आया तो जहांगीर से मिला। बड़ी मुश्किल से जहांगीर कभी कहीं चला जाए, कभी कहीं चला जाए। आज की तरह कोई निश्चित दिनचर्या तो थी नहीं तो बड़े मुश्किल से जहांगीर से भेंट थॉमस रो के साथ अजमेर में हुआ। कहाँ पर? अजमेर में हुआ। अब जब बातचीत हुई वहाँ पर चूँकि अंग्रेज़ों को अपना प्रभाव डालना था, अब प्रभाव डालने के चक्कर में इन्होंने जहांगीर को घड़ी दिया, कुछ पेंटिंग्स दी। चूँकि जहांगीर को पेंटिंग का बहुत शौक़ था तो ऐसी स्थिति में ये आखिर जहांगीर से अनुमति दे दिया कि ठीक है, आप अपना व्यापार और विस्तार से करिए। टॉमस रो की भेंट जहांगीर से अजमेर में हुई थी। ठीक है ठीक है ना। अब चूँकि अजमेर में भेंट हो गया तो टॉमस रो को भारत में, चूँकि टॉमस रो को 1619 में वापस जाना था। यही कारण है कि उसने जाने से पहले उसने भारत में आगरा में, अहमदाबाद में, बुरहानपुर में और भरौच में, इन स्थानों पर ब्रिटिश का फैक्ट्री स्थापित की। 1619 में टॉमस रो ने जाने से पहले टॉमस रो सूरत के साथ साथ आगरा, अहमदाबाद, बुरहानपुर, भरौच में ब्रिटिश फैक्ट्रियां स्थापित की। ये सभी फैक्ट्रियां सूरत के अधीन थी। मुझे लगता है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए, अब इसमें 1613 को जब भारत गजट है, जहाँ पर भारत में आए यात्रियों का दस्तावेज है, वहाँ पर 1613 मुलाकात की जो प्रक्रिया है, चूँकि घटनाक्रम जहांगीर से मिलने से जोड़ा जाता है तो उसमें माना जाता है कि 15 का तारीख है तो आना। और अभी मैंने आपसे कहा कि मिलना इतना आसान नहीं था, आया और तुरंत भेंट हो गया, उसका इतना असंभव भी नहीं था उस समय। इस रूप में 1613 और 1615 का अंतर रखा जाता है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि जितनी फैक्ट्रियां आई सूरत में क्यों खोली? शुरू से ही आर्थिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र था। व्यापारिक गतिविधि होने के नाते ये कोई आधुनिक भारत में ही नहीं, सल्तनत और प्राचीन काल का इतिहास भी पढ़ेंगे तो भी सूरत एक आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध एवं व्यापार की दृष्टि से बहुत फायदेमंद क्षेत्र माना जाता है। भारत के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचते थे, क्योंकि वहीं से आप देखेंगे कि अरब की जो खाड़ी है उसमें जाना, फिर लाल सागर की यात्रा करना, फिर उसी के माध्यम से लंबी लंबी यात्राएं करना। तो वो ऐसा जगह बना हुआ था जिसकी एक पौराणी व्यापारिक जो महत्व था, उसको देखते हुए लोगों को लगता था कि हम भी अपना व्यापार यहीं से करेंगे। जैसे दिल्ली में सिविल की तैयारी होती है, अब आप कहेंगे सिविल की तैयारी दिल्ली में ही क्यों? अब इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ लोग यहाँ शुरू किए और धीरे धीरे करते करते एक पहचान बन गया। इसलिए तो ऐसी स्थिति में जो तमाम फैक्ट्रियाँ खोली गई, जो तमाम सारे काम हुए, अब अंग्रेज भारत में आने के बाद ये समझ गए कि हमको व्यापार करने की दृष्टि से कुछ केंद्र स्थापित करने पड़ेंगे और उन लोगों ने तय किया कि भारत में हम लोग 3 व्यापारिक केंद्र स्थापित करेंगे, बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास। एक तरह से देखा जाए तो व्यापार की दृष्टि से हम लोग बम्बई की बात करेंगे, कलकत्ता की बात करेंगे और मद्रास की बात करेंगे। अब चूँकि सबसे पहले हम लोग मद्रास में ही कंपनी स्थापित करेंगे और 1639 में फिर बम्बई,
फिर बंगाल, बंगाल जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। चूँकि महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा बम्बई है, इसलिए पहले हम लोग बम्बई की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे मद्रास की, फिर बंगाल की। अब बम्बई में क्या होगा, तो ये अंग्रेज जो भारत में कैसे फैक्ट्री स्थापित की बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में, ये तीनों ये महत्वपूर्ण केंद्र व्यापार की दृष्टि से लोगों के द्वारा स्थापित किए गए। और अगर उसको हम लोग व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश करें या उसको जानने की कोशिश करें, तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो फैक्ट्री बम्बई में स्थापित किया गया इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, भिन्न है। और भिन्न इसलिए है क्योंकि बम्बई पर नियंत्रण था पुर्तगालियों का, और यूरोप में शादी होगा। और वो शादी कैसे होगा उसको भी देखिए। इंग्लैंड के राजा हैं चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी होगी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। ये शादी 1661 में होगी, और 1661 में जब यह विवाह होगा तो इस विवाह में पुर्तगालियों ने कहा कि हम बम्बई दहेज में दे देंगे। ठीक, अब आप समझ सकते हैं कि भारत की क्या हालत है। भारत में अंग्रेज व्यापार करने आए, यहाँ कब्जा किए, और जहाँ व्यापार करने आए उसको भी कहे कि दहेज में दे देंगे। उनको लगता क्या था इसमें। मज़े की बात यह है कि जब शादी हो गई तो पुर्तगालियों ने जो बम्बई दहेज में देने का वादा किया था वो देने से मना कर दिया। ठीक है, बोले कि शादी तो हो गई, अब ठीक है बम्बई लेकर आप क्या करेंगे। राजा को भी बेइज्जती लग रहा है था कि दहेज में कहा और दिया नहीं। इसने सेना भेजकर इसको कब्जा करवाया। अब राजा भी कितना भूखा नंगा है इसका भी अंदाजा लगाइए। ये बम्बई दहेज में पाया और 10 पाउंड सालाना भाड़े पर इसने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड 1 साल का ईस्ट इंडिया कंपनी इसको देगी और ये बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर देगा। इस तरह से बम्बई पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित करेगा। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ 1661 में हुई। बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को किराए पर 10 पाउंड वार्षिक के आधार पर दे दिया। अब मामला यहीं पर नहीं टिकेगा। कई बार ये पूछता है कि बम्बई का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो बम्बई का संस्थापक ओगियर नामक व्यक्ति है। और यही नहीं, एक बहुत आगे एक फैक्ट है, चूँकि इसमें भ्रम होगा, आपको कहीं पढ़ लेंगे, गलती से आपसे पूछा जाता है बम्बई की किलेबंदी किसने की। किलेबंदी समझते हैं आप लोग क्या होता है। ऐसे क्षेत्र में दूसरे लोगों का प्रवेश नहीं होता, और ऐसे क्षेत्र को सेना के माध्यम से पूरी तरह से जिस व्यक्ति के अंतर्गत किलेबंदी मानी जाएगी उसके प्रभाव क्षेत्र में घोषित किया जाएगा। तो किलेबंदी में किला बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, लेकिन सेना को चारों तरफ से किया जाएगा, घेराबंदी बिछा दिया जाएगा, और वहाँ पर जो गतिविधि होगी उसके आंतरिक मामले में अन्य लोगों को हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसका आपको ध्यान रखना है कि किला बन जाए अच्छी बात है, नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन किलाबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वहाँ पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ पर ये भी आपसे पूछा जाता है कि बम्बई की किलेबंदी किसने की, तो उस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स ब्रून। बम्बई का संस्थापक ओगियर को माना जाता है, और बम्बई की किलेबंदी करने का श्रेय चार्ल्स ब्रून को जाता है, जो कि 1720 में हुआ था।